कोई बच्चा इसका आंसर देगा मुझे? लैम्डा एंड इंटेंसिटी, वेवलेंथ और इंटेंसिटी का ग्राफ फॉर ब्लैक बॉडी बिकम्स डैश एंड देन ग्रेजुअली डिक्रीज। क्या होगा इसका आंसर? वेवलेंथ और इंटेंसिटी का जो ग्राफ था, याद करो, इंटेंसिटी और वेवलेंथ का जो ग्राफ था क्या होता था? increases. ओके, क्या होगा? लैम्डा एंड इंटेंसिटी ग्राफ फॉर ब्लैक बॉडी becomes dash and then gradually increases, become, वो तो बोलो सब मैक्सिमम हो जाता है ना, मैक्सिमम पॉइंट तक रीच करता है, फिर उसके बाद वो डिक्रीज करने शुरू करता है। ओके, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो इंटेंसिटी और लैम्डा की ग्राफ होती है वो पहले एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचता है, या बोलो पीक तक पहुंचता है, एंड देन ग्रेजुअली डिक्रीजेस, पीक तक पहुंचने के बाद डिक्रीज करते चल जाता है। ओके, that theory can explain black body radiation. BB radiation means black body radiation. कौन सी theory? Sir, Planck's theory. Yes, Planck की quantum theory या particle nature can explain black body radiation. Dash was the first to use line spectra to identify element. एक अच्छी क्वेश्चन है जो मैंने नहीं बताया था, एंड आई सपोज कि जो बच्चे ने पढ़ा होगा उनको ये मालूम है, जो बच्चे एनसीईआरटी देखते होंगे उन्हें ये मालूम हो। Sir, Robert Bunsen. यस, वेरी गुड बेटा, क्या नाम है आपका, बताना जल्दी। Sir, Piyush Banerjee. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एनसीईआरटी पढ़ते हो इसका मतलब, वेरी गुड। रॉबर्ट बंसन पहले पर्सन थे जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था लाइन स्पेक्ट्रा इन को स्टडी करके एलिमेंट्स को पहचानने का कोशिश किया था। गुड आंसर। और ये अभी तक नीट में अनआस्क्ड क्वेश्चन है, नीट में नहीं पूछा गया था, नीट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। आईआईटी में नाम वाम थोड़ा कम ही पूछा जाता है, पर नीट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, दिमाग में रखना। Line emission spectra finds its uses in the study of dash and dash. Line emission spectra find its uses in the study of dash and dash. थोड़ी सी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी आपको, हर चीज मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो हर चीज लगभग बता ही देता हूं, बट सिंपल चीज जो आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा। Line emission spectra finds its uses in study of electronic configuration and identify elements, नए एलिमेंट्स की खोज करने में भी इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है ना। तो लाइन एमिशन बेटा याद रखना है कि लाइन एमिशन जो होती है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होती है उसकी यूजेस कहां है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टडी में और एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के काम में आता है ये लाइन एमिशन स्पेक्ट्रास। ओके, गुड क्वेश्चन। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन इज डैश इन नेचर। Sir, discrete. वेरी गुड, नाम बताओ बेटा। Sir, Piyush. पीयूष, वेरी गुड। पीयूष सारा से पूछ ही देगा क्या? पीयूष कहां से हो? Sir, Katras. पत्रास, वेरी गुड आंसर बेटा, मेहनत करो। The study of emission and absorption spectra is called Spectrometry. spectroscopy. Good answer. एनसीईआरटी पढ़ते हो, पढ़ो, मेहनत करो। Spectrum of a substance that has absorbed energy is called Absorption spectrum. नहीं सर, एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम देखो, एब्जॉर्ब जो कर लेता है वो तो क्या एक्साइट होकर हायर लेवल में चल जाता है, फिर वो रिलीज करता है, एमिशन स्पेक्ट्रा। बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें, बहुत बच्चे गलती करते हैं। ओके, स्पेक्ट्रम ऑफ अ सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, जो एब्जॉर्ब कर लेता है वो हायर स्टेट में चल जाता है, हायर स्टेट में जाने के बाद वो डी एक्साइट होता है तो रेडिएशंस निकालता है, एमिशन स्पेक्ट्रा।
चलो ये भी जो एनसीईआरटी पढ़ते होंगे उनको इसका आंसर मालूम होगा। डैश वाज डिस्कवर्ड इन द सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा। कौन सा एलिमेंट का खोज हुआ था स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से और वो सन में पाई जाती है, सूरज में? हीलियम। हीलियम। क्या नाम बताओ बेटा? से हिमांशु। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हीलियम। हिमांशु कहां से हो? सर गोविंदपुर। Good beta, very good. The spectrum of white light ranges from dash to dash Earth and is a gas spectrum. Sir, 400 to 750 nanometer. बेटा हर्ट्ज दिया हुआ है। कोई नहीं? ये होती है 7.50 into 10 to the power 14 hertz to 4 into 10 to the power 14 hertz, ठीक है ना? And is a continuous या discrete spectrum? Discrete spectrum, sir. कंटिन्यूअस। व्हाइट लाइट की कंटिन्यूअस होती है, सारी आती है, बताया था ना? व्हाइट लाइट को डाला गया, व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू डाला गया तो प्रिज्म ने सारा 7 कलर में बांटा और एकदम कंटिन्यूअस थी, सब एक दूसरे से सटे हुए थे, कंटिन्यूअस। A body that absorbs or emits all radiation are known as Black body. black body, ब्लैक बॉडी, ठीक है ना? तो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे। आई सपोज इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और डेप्थ में क्वेश्चंस है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो, इन क्वेश्चन काम आएंगे, नहीं तो वीडियो देख के आप नोट्स भी बना सकते हो। चले आगे बढ़े, चलिए। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल टीम, आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज थोड़ा सा शेयरिंग को ऑन कीजिएगा। इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट टू टेक्निकल टीम की शेयरिंग को ऑन कीजिएगा जरा। ओके, चलिए हम अपने सिलेबस को आगे ले चलते हैं। गॉट इट? अपने सिलेबस को आगे ले चलते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है ना? और एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम को हम लोगों ने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया था। बहुत सारे हम लोगों ने सोडियम की भी स्ट्रक्चर देखी थी, हाइड्रोजन की देखी थी। अब हम लोग अपने आगे ले जाएंगे सिलेबस को। टेक्निकल टीम, आई रिक्वेस्ट कि प्लीज थोड़ा शेयरिंग को ऑन कीजिएगा। कर दे रहे सर। ऑन हो गया मंजीत सर, शेयरिंग ऑन हो गया। ओके सर, थैंक यू सर। प्लीज बेटा एक छोटी सी मैं इमेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ओके बेटा, आप लोगों को स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही होगी। आप लोग सबको Yes, sir. स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही है कि नहीं दिख रही है? Yes, sir. यस। तो ये जो है एक एमिशन स्पेक्ट्रम है सोडियम का, ठीक है ना? किसका है? सोडियम का है एमिशन स्पेक्ट्रम ऊपर वाला, और नीचे वाला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है सोडियम। अब यहाँ पे गौर जो करना है, ध्यान से समझिएगा, ये पूरी एक्सरे फिल्म है, एक एक्सरे फिल्म के ऊपर में डेवलप किया हुआ इमेज है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखो, पहले नीचे वाला को देखना है, ठीक है ना? इस नीचे वाला को देखना है। होता क्या है, सपोज करो कि सोडियम, एक सोडियम की एटम है, ये सोडियम की एटम है, ठीक है ना? सोडियम की एटम पे मैंने रेडिएशंस डाले, ठीक है ना? रेडिएशन पड़ा उसके ऊपर। अब मानो कि दो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई,
अब दो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गया तो बाकी जो है आगे बढ़ा, और जो बाकी आगे बढ़ी उसको मैंने प्रिज्म के थ्रू पास करवाया और फोटोग्राफिक फिल्म पे भेजा। तो फोटोग्राफिक फिल्म पे कुछ ऐसी इमेज आई नीचे वाली, तो दो एब्जॉर्ब हो गया था तो उसके जगह में दो क्या आई, ब्लैक लाइंस। ओके, और बाकी जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ था वो क्या दिया, कलर्ड रीजन दिया। दिख रहा है आपको कलर्ड रीजन? गॉट इट? आई सपोज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको समझ आए। अब दो जो एब्जॉर्ब हो गया वो क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया, और इलेक्ट्रॉन कहां चल गई, हायर एनर्जी लेवल में चल गई, और फिर वहां से जब डी एक्साइट होकर नीचे आया तो जो दो एब्जॉर्ब हुआ था वही दो लाइन एमिशन में वो शो करता है, दो येलो लाइन। और सिर्फ दो ही एब्जॉर्ब हुआ था तो एमिशन में सिर्फ दो ही लाइंस दिखेगी, और बाकी पोजीशन क्या दिख रहा है आपको, ब्लैक दिख रहा है। गॉट इट? अब इसमें समझने की एक बात है कि यहाँ पे जो दो ब्लैक लाइंस है, यहाँ पे कलर्ड लाइंस है, और यहाँ पे जहां कलर्ड है इस जगह पे ब्लैक है, कलर्ड है, ब्लैक है। तो इसका मतलब सिंपली बोला जा सकता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम का ठीक नेगेटिव होता है, ठीक उल्टा होता है। जहां पे ब्लैक लाइन रहेंगे वहां पे कलर्ड रहेंगे, जहां पे कलर्ड रहेंगे दूसरे बारे में ब्लैक रहेगा। आई सपोज आप लोगों को आइडिया क्लियर हो गया होगा एक फोटोग्राफिक फिल्म को देख के। आइडिया क्लियर हुआ कि नहीं बेटा, समझ आई? यस सर। यस सर। ओके, तो ये एक फोटोग्राफिक फिल्म थी जो इमेज डेवलप किया गया था एक फोटोग्राफिक फिल्म में डाल। नेक्स्ट, लास्ट क्लास में मैंने हाइड्रोजन का भी स्पेक्ट्रम आप लोगों को दिखाया था, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का भी फोटोग्राफिक फिल्म आप लोग देखना चाहोगे क्या? यस सर। यस सर। यस सर। दिखाता हूं। देखो, लास्ट क्लास में ये तो डिस्कस हुआ था कि किस तरह जनरेट की जाती है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो है एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, और हाइड्रोजन गैस को जब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया जाता है तो क्या होते हैं, रेडिएशंस निकलती है, और रेडिएशन ये स्लिट के थ्रू आगे बढ़ता है, और रेडिएशन जब ये स्लिट के थ्रू आगे बढ़ा और प्रिज्म के थ्रू फिर जब पास हुआ तो चार पार्ट में ये डिवाइड हो गई, 1 2 3 4, चार पार्ट में डिवाइड हो गई, और उसको जब फोटोग्राफिक फिल्म पे कैप्चर किया गया है, देखो नीचे फोटोग्राफिक फिल्म जो है तो आपको चार लाइन दिख रही है। एक वायलेंट दिख रही है सबसे पहले, फिर ब्लू वायलेंट, उसको आप ब्लू भी बोल सकते हैं, वो दिखती है। नेक्स्ट इज ग्रीन दिखती है, एंड लास्ट वन इज रेड। तो ये जो होती है विजिबल रीजन में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की चार लाइंस आती है, जो आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। और जो एक्सपेरिमेंट मैंने ड्राइंग किया था वो एक्सपेरिमेंट आपके सामने इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर भी प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत समझने में? नो सर। सर। तो इमेज से आई सपोज आइडिया क्लियर हो गया। गॉट इट? तो चलिए कुछ इमेजेस को देखने के बाद और आइडिया को क्लियर करने के बाद ये आइडिया तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि हर एटम की जो लाइन स्पेक्ट्रा आएगी वो डिफरेंट है, और ये जो लाइन स्पेक्ट्रा होती है ये यूनिक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट। और आज कुछ क्वेश्चन करवाते वक्त मैंने ये भी बताया था कि नए एलिमेंट्स का भी खोज किया जाता है, तो कुछ नए सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, और उसमें यदि कोई नया एमिशन स्पेक्ट्रा दिख जाए एक्सरे फिल्म पे तो साइंटिस्ट तो पहचान ही लेंगे कि ऐसा तो कोई अवेलेबल नहीं है, तो नया एलिमेंट का खोज इस प्रकार होता है। रॉबर्ट बंसन ने सबसे पहली बार ऐसा खोज किया। गॉट इट? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन के साथ, और सबको ये इक्वेशन को ध्यान से देखना है और आप लोगों को डिराइव भी करना है घर में। मैं तो डिराइव करूंगा ही, पर एक बार आप लोगों को घर में प्रैक्टिस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, this one is Rydberg formula। हम लोग देखने वाले हैं रिडबर्ग फॉर्मूला। जरा ध्यान से देखिए। सपोज करो
ये एक एनर्जी लेवल है E2 और ये एक एनर्जी लेवल है E1, करेक्ट। ये n इक्वल टू 2 है हायर एनर्जी, ये है n इक्वल टू 1 दैट इज लोअर एनर्जी, ठीक है। अब मानो कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता है, नीचे वाला में आता है, तो ऑब्वियस है ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा कि रिलीज करेगा? रिलीज करेगा सर रिलीज करेगा। रिलीज करेगा सर। रिलीज करेगा, तो रिलीज किया, ठीक है ना, अंडरस्टूड। अब मैं यदि E2 का, यदि मैं E2 का यदि मैं E2 का एनर्जी लिखता हूं तो आप सभी को फॉर्मूला मालूम है, -13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद है कि नहीं ये फॉर्मूला? एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है Yes, sir. -13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Z होती है एटॉमिक नंबर और n होती है कौन सा घर है, कौन सा सेल है। जो बच्चे नए होंगे उनके लिए रिपीट कर देता हूं, फॉर्मूला होती है E एनर्जी निकालने की, इट्स इक्वल टू -13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Z is atomic number and n is cell number, got it? अब यदि मैं इसका बात करूं E1 का, ठीक है ना, तो इसका क्या होगा -13.6 Z², ये n2² होगा, तो ये वाला हो जाएगा n1², ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन है छोटी सी आपके सामने, सपोज करो इसका एनर्जी 10 है और इसका एनर्जी 5 है, सपोज करो, तो ये जो फोटोन निकला है इसकी एनर्जी कितनी होगी? 15 5 सर। 5 होगा। ये जो निकला है इसका और इसका डिफरेंस होगा, इसकी जो एनर्जी होगी इसका और इसका डिफरेंस होगा, अंडरस्टूड? बट तो मैं लिख सकता हूं E2 माइनस E1, ठीक है ना, E2 माइनस E1 which is equal to del E। del E मतलब दोनों का डिफरेंस ऑफ एनर्जी, दोनों का डिफरेंस ऑफ एनर्जी विल बी इक्वल टू ये माइनस ये, कोई दिक्कत नहीं, E2 माइनस E1। अब हम लोग क्या करते हैं, इनका वैल्यू लिखते हैं, -13.6 Z² बाई n2² माइनस, ठीक है ना, माइनस E2 माइनस E1 है तो माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। E2 माइनस E1, E2 का वैल्यू लिख लिया, माइनस 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 प्लस, ओके, 13.6 Z² बाई n1², ठीक है ना, दोनों में इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगी। मैं चाहूं तो कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, 13.6 Z² कॉमन ले लेता हूं, Z तो सेम होगा, सेम एटम है तो 13.6 Z² में कॉमन ले लिया, ठीक है ना, 13.6 Z² कॉमन ले लिया। अब अंदर में क्या बचा, 1 बाई n2², ठीक है ना सर, माइनस 1 बाई n2²। ध्यान से देखो, बाद में बोलना आपको, पहले तो समझो। 13.6 Z² को कॉमन निकाला तो बचा यहाँ पे -1 बाई n2², ठीक है, प्लस 1 बाई n1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूं, आगे पीछे कर सकता हूं, माइनस साइन है तो मैं इसको उधर लिख देता हूं, इसको पहले 13.6 Z² बाई 1 बाई n1² माइनस 1 बाई n2² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n1 को पहले लिख दिया क्योंकि पॉजिटिव साइन थी और नेगेटिव साइन इधर चला गया। कोई दिक्कत आप लोगों को? आई सपोज नो, ठीक है ना, अंडरस्टूड। और E को जो एनर्जी है डेल E दैट इज आल्सो इक्वल टू Sc लैम्डा, ये सभी को मालूम है, E इज इक्वल टू Sc लैम्डा, है कि नहीं? तो डेल E के जगह में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Sc बाय लैम्डा, सभी को मालूम है ना, एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू Sc बाय लैम्डा, प्लैंक की फॉर्मूला जो होती है एनर्जी। यस सर, यहाँ पे मैं लिख दिया डेल E के जगह में Sc बाय लैम्डा, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, 1 बाय लैम्डा लिखता हूँ, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 Z² बाय Hc को नीचे लेना, Hc
1 by n1 square minus 1 by n2 square इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 1 by लैम्डा और किसका फॉर्मूला होता है, कोई बता सकता है क्या? सर वेव फ्रीक्वेंसी नंबर वेव नंबर का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, वेव नंबर का भी फॉर्मूला होता है। अब मैं एक छोटा सा चेंज करूंगा, 13.6 Hc इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 Hc इलेक्ट्रॉन वोल्ट, H का मैं वैल्यू लिख दूंगा, प्लैंक्स कांस्टेंट C का वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है ना। 13.6 Hc बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एक कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं R, और रिडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स और 1.09677 into 10 to the power 7 meter inverse, ठीक है ना। दिस वन इज नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट, सबको दिख रहा है ना बोर्ड? ओके, दिस इज नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। ओके, तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 13.6 Hc इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आगे आ जाएगा R, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा R, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए, न्यू बार या वेव नंबर which is equal to 1 by wavelength is equal to R, इसके जगह में R 13.6 Hc इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह में R, फिर Z स्क्वायर 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया फॉर्मूला आपका वेव नंबर या इनवर्स ऑफ वेवलेंथ भी बोलो। तो ये फॉर्मूला की क्वाइट काफी एप्लीकेशन है। और एक चीज बहुत बच्चे गलती करते हैं, n1 जो है, n2 जो है, n1 हायर एनर्जी लेवल है कि लोअर एनर्जी लेवल है? सर लोअर Yes, n1 is lower energy level और n2 is higher energy level. अंडरस्टूड? तो आपको यदि कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको वेवलेंथ निकालने बोला जाए या वेव नंबर निकालने बोला जाए, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, R Z स्क्वायर, R इज रिडबर्ग कांस्टेंट जिसका वैल्यू दिया हुआ है, और Z इज एटॉमिक नंबर, N इज लोअर एनर्जी, N2 इज हायर एनर्जी। तो लोअर एनर्जी माइनस हायर एनर्जी करोगे, गलती मत करना, हायर माइनस लोअर मत करना, ठीक है ना, लोअर माइनस हायर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आप लोग एक बार घर में डिराइव करो। ओके, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल में E2 माइनस E1 डेल E हो, ठीक है ना, डेल E फोटोन की एनर्जी हो, ओके, और फोटोन की एनर्जी Hc बाय लैम्डा से भी दिया जाता है। तो Hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू दिस, Hc को मैंने क्या किया, नीचे भेज दिया, Hc नीचे आ गया, 1 बाय लैम्डा, 1 बाय लैम्डा होती है वेव नंबर, आ गई बाकी सब आपके सामने। गॉट इट? आई सपोज किसी को ये फॉर्मूला समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो नो सर सर नो चलिए सर आगे बढ़ते हैं, पर ये फॉर्मूला को दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। दिस इज रिडबर्ग्स फॉर्मूला। अब हम लोग आगे देखते हैं,
चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी। ये क्वेश्चन को जल्दी बनाना है फटाक से। दो मिनट टाइम दूंगा। कैलकुलेट द वेवलेंथ, आपको निकालना है वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटोन, एक फोटोन के साथ जो एसोसिएटेड है। इसके लिए जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है पहले एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, फॉर्मूला सामने में है, मैंने नहीं मिटाया आपके मदद के लिए। सर 3/4 आर। बेटा नाम क्या बताओ? श्रेया। श्रेया, आपने एकदम परफेक्ट बनाया है, छोटा सा मैथमेटिकल गलती किया, चेक करो आंसर सही आएगी। सर 4/3 आर। 3 आर सर, 4/3 आर। 4/3 आर। 4/3 आर। कैसे देखते हैं? चलो 1/λ इज इक्वल टू आर, ठीक है ना। z कितना लेंगे? 1 लेंगे, क्यों? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 होती है, तो 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1/n1 स्क्वायर। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हम लोग सेकंड सेल को बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज सेकंड सेल, तो 1/9 फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो ये वाला कौन सी है? कूद रहा है इसमें, दिस इज n2, दिस इज n2, ये n2 होगा कि n1 होगा? सॉरी, ये n1 n1 और ये वाला, अरे कौन अपना n2 ऑन कर रहा बार बार? बेटा प्लीज आप अपने ये को ऑफ करो, आपकी प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी ऑडियो के कारण, तो अपने ऑडियो को प्लीज बंद रखो, ठीक है ना। ध्यान से देखो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से कूद रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड घर को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, और कूद रहा है ग्राउंड स्टेट पे, ग्राउंड स्टेट पहले घर को बोलते हैं, तो सेकंड घर से पहले घर में कूद रहा है, तो यहाँ पे होगा n1 की जगह में हम लगाएंगे 1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व करोगे, 1/λ इज इक्वल टू r, एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है ना, तो 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 1, ठीक है ना, तो 1/λ आ जाएगी 3r/4, ये तो 1/λ है ना, ये 1/λ है, तो आपको निकालना है लैम्डा, ठीक है ना, तो लैम्डा तो निकाल सकते हो कि नहीं? इट्स 4/3 r, निकल जाएगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए। नो सर। चलिए, सिंपल सी क्वेश्चन थी। गॉट इट? क्वेश्चन समझ आई कि नहीं आई? यस सर, यस सर। बहुत सिंपल था, खाली थोड़ा सा रिवर्स कर देना तो उसी में लैम्डा क्वेश्चन फंस जाता है। अब चलिए रिडबर्ग फॉर्मूला देखने के बाद मैं एक बार फिर से थोड़ा पीछे चलता हूं। आप सभी को मैंने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम अभी दिखाया, ठीक है, और उसमें 4 लाइंस थे, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, रेड, ये विजिबल वाले रीजन में 400 नैनोमीटर से 750, ठीक है, तो ये थी हाइड्रोजन की एमिशन स्पेक्ट्रम। तो दिस वन वाज वायलेट, this was blue, green and this one was red. मतलब एग्जैक्टली ग्रीन नहीं बोल सकते, फिर भी आसपास उसी का, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, रेड। अब जो कहानी है यहाँ पे,
सबका अपना अपना एक फ्रीक्वेंसी होगा। λ1 मानो इसका, λ2 मानो इसका मानो λ3, इसको मानो लैम्डा हो गया ν4, ν1 ν2 ν3 ν4, ठीक है। हाइड्रोजन का ये एमिशन स्पेक्ट्रम है, सबको मालूम। ये एक्सपेरिमेंट को मैं 1 लाख बार रिपीट करूंगा फिर भी हमको यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन एटम का एमिशन स्पेक्ट्रा का एक्सपेरिमेंट अब 1 लाख बार 50 लाख बार का ही नहीं कर दो, हर बार ऐसा ही आएगा। ओके, अब ये थॉट मैं आपके दिमाग में डाला कि कितना बार भी रिपीट करो यही चीज आएगा। उससे रिलेटेड मैं कुछ लाइंस लिखूंगा और आपको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स। Each frequency is associated with its own energy level। क्या ये सच है? Yes, sir. Each frequency, हर एक फ्रीक्वेंसी का अपना एनर्जी लेवल होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज इक्वल टू h न्यू। अब मैं न्यू को ν1 कर दूं तो अलग एनर्जी आएगा, ν2 कर दूं तो अलग एनर्जी आएगा, ν3 में अलग एनर्जी। तो हर एक फ्रीक्वेंसी का अपना एक एनर्जी लेवल होता है। दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा हूं, atoms emit energy in fixed amount। False. क्या ये ट्रू है? False, sir. फॉल्स है? ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है सर। ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा मैं बता रहा हूं। ये एक्सपेरिमेंट को मैं 1 लाख बार रिपीट किया, हर बार हमको यही लाइन मिल रही है, तो हर बार इतनी ही एनर्जी ना निकल रही है, हर बार सेम एनर्जी निकल रही है। तो इसका मतलब क्या है? एटम्स एनर्जी जो एमिट करता है वो हमेशा फिक्स्ड अमाउंट में करता है। इस एक्सपेरिमेंट को 1 लाख बार करो, सब बार यही लाइन आएगा, सब बार यही लाइन आएगा। इसका मतलब क्या है? हर बार इतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है। ओके, तो ये तो पक्का सही है। नंबर 3, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट एट फिक्स्ड एनर्जी लेवल। इसके बारे में सोचो थोड़ा, इसी से सोचना, दूसरा चीज से नहीं सोचना, इस चीज से सोचना। ये ट्रू है कि ये भी फॉल्स? ट्रू है सर। ट्रू है सर। कैसे ट्रू ट्रू है सर। देखो क्या है, ट्रू है। हर बार जो एनर्जी निकल रही है वो सेम अमाउंट में निकल रही है, और सेम अमाउंट में एनर्जी कब निकलती है? जब सेम जंप हो। अब मानो 5 का एनर्जी निकल रहा है यहां से यहां जंप करने में, तो ऑब्वियस सी बात है हर बार इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ही जंप कर रहा है। ओके, मैं इस एक्सपेरिमेंट को 1 लाख बार कर रहा हूं। 1 लाख बार करने के बाद क्या आ रहा है? हर बार मुझे इतनी ही एनर्जी की वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहा है सेम एनर्जी के बीच में जंप कर रहा है, और सेम एनर्जी के बीच में जंप कर रहा है, इसका मतलब क्या है? उसका एग्जिस्टेंस जो है, उसका एग्जिस्टेंस जो है वो सेम एनर्जी लेवल में। तो इलेक्ट्रॉन जो एग्जिस्ट करती है वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट करती है। ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा therefore atomic spectra gives us a proof that energy of an electron is quantized। बेटा लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बोला था, सबको याद होगा। मैंने बोला था कि मैं प्रूव करूंगा
एटॉमिक स्पेक्ट्रा के मदद से कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कुछ ही पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू ले सकती है, अपना मन से कोई मन तन वैल्यू नहीं ले सकता है, कुछ फिक्स्ड वैल्यूज ही पकड़ सकता है। तो वो हमें कैसे पता चला? एटॉमिक स्पेक्ट्रा को हम लोगों ने देखा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा में क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड घर में रहती है और फिक्स्ड घर में जब रहेगा तो एनर्जी भी उसकी फिक्स्ड अमाउंट की रहेगी। तो ये तो प्रूव हो गया। देयरफॉर एटॉमिक स्पेक्ट्रा गिव्स अस अ प्रूफ, हमें एक प्रूफ मिल रहा है एटॉमिक स्पेक्ट्रा की मदद से कि एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की कुछ ही रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू ले सकता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ रेस्ट्रिक्टेड घरों में ही रह सकता है, तभी ना हमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है। ओके, आई सपोज ये प्रूफ आप लोगों को समझ आ गया हो कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल, इसलिए उसकी वैल्यू जो है फिक्स्ड हो। ओके, तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, ये सच है कि गलत है? ट्रू है सर, सच है। ट्रू है। और वो ट्रूथ हम लोग देख रहे हैं कि हर बार जो एनर्जी निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? सेम अमाउंट में निकल रहा है। और हर बार जब एनर्जी सेम अमाउंट में निकल रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सेम घरों से जंप कर रहा है, और सेम घरों से जंप कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन सेम घर में रहती है और सेम घर में एनर्जी भी सेम ही रहेगी। तो एनर्जी की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू भी हो सकती है। तो ये प्रूव हो चुका है एटॉमिक स्पेक्ट्रा के मदद से। ओके, तो यही टॉपिक लास्ट क्लास में स्टार्ट किए जो हम लोगों ने प्रूव किया था। ओके, तो ये तो कहानी खत्म। एविडेंस फॉर क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। एविडेंस आपको मिल गई कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल जो है वो फिक्स्ड होती है कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज की। चलिए, जो बच्चा बिल्कुल नया होगा उनको समझने में ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पुराने लेक्चर्स को भी प्लीज देखो, ठीक है ना? कोई भी बच्चा बिल्कुल नया तो नहीं है ना यहाँ पे? ठीक है, लेक्चर्स देखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइंस को देखेंगे, ठीक है ना? हाइड्रोजन एटम्स में जो लाइन उनको डेप्थ में स्टडी करेंगे। स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। कोई भी बच्चा को यदि याद होगा तो मुझे बताओगे कि हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम में सिर्फ विजिबल वाले ही लाइन होते हैं क्या? नो सर। लास्ट क्लास में बताया था मैंने, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में 3 सीरीज ऑफ लाइन देखे जाते हैं, एक अल्ट्रावायलेट रीजन में, फिर इंफ्रारेड, विजिबल रीजन में और इंफ्रारेड रीजन में भी देखे जाते हैं। तो 3 सीरीज ऑफ लाइन दिखती है हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रा में, और तीनों को हम लोग गौर से अभी देखेंगे, ठीक है ना? इन डेप्थ हम लोग स्टडी करेंगे। The first person to identify the pattern in spectrum of hydrogen atom was जोहान बाल्मर। देखो ध्यान से समझ लो इस लाइन को। हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें कुछ डेफिनेट पैटर्न है, विजिबल लाइंस है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है। तो उन पैटर्न में सबसे पहले पैटर्न को आइडेंटिफाई करने वाला कोई था, तो ही वाज जोहान बाल्मर। ये एक मैथमेटिशियन थे, स्विस मैथमेटिशियन।
ओके, स्विट्जरलैंड के थे। दिस पर्सन पहली बार हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में पैटर्न को एब्जॉर्ब किए थे, ठीक है ना। और उसके बाद इन्होंने एक फॉर्मूला दिया टू कैलकुलेट द वेवलेंथ या बोलो तो वेव नंबर ऑफ दोज रेडिएशंस, ठीक है ना। जो स्पेक्ट्रम आती है उसमें रेडिएशंस होते हैं, उन रेडिएशन का यदि वेव नंबर निकालना है तो वेव नंबर निकालने के लिए जो फॉर्मूला सबसे पहली बार कोई दिया था वो जोहान बार्बर ने दिया था। रिडबर्ग से पहले की कहानी है, रिडबर्ग वाला तो पहले ही मैंने आपको बता दिया, पर ये रिडबर्ग की पहले की कहानी है। ओके, सबसे पहले जोहान बार्बर ने आइडेंटिफाई किया था। तो जो फॉर्मूला दिया था उन्होंने वेव नंबर के लिए ऑफ दोज एटॉमिक लाइंस was equal to 109677, मालूम है रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पर ये पहले भी कैलकुलेट हो चुका 109677, और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए था तो RZ² लिखने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला मालूम है ना, RZ² होती है 1/n1² - 1/n2², तो Z² लिखने की जरूरत नहीं है इस फॉर्मूला में। Z लिखोगे तो सही है, पर यहाँ पे हाइड्रोजन की तो 1 ही होती है, Z तो लिखने की जरूरत नहीं है। 109677 1/2² - 1/n²। देखो इन्होंने फॉर्मूला जो दिया था वो फॉर्मूला कुछ ऐसा 1/2² - 1/n²। ये जो 2 है ये लोअर एनर्जी लेवल होगा कि हायर एनर्जी लेवल होगा? The lower energy level. सेंटीमीटर क्यूब। देखिए इनका जो फॉर्मूला था वेव नंबर निकालने का, इट वाज ओनली फॉर विजिबल लाइन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डिफरेंट पार्ट्स है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड। जोहान बाल्मर सारे को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, वो सिर्फ आइडेंटिफाई किए थे विजिबल वाले लाइंस, ठीक है ना, सिर्फ विजिबल वाले लाइन को आइडेंटिफाई किया था। उन्होंने बोला था कि विजिबल लाइंस तब निकलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सुनना, वो विजिबल लाइंस तब निकलेंगे जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से दूसरे वाले घर में कूदेगा। विजिबल लाइंस कब निकलेंगे एकदम दिमाग में बैठा लो। जो विजिबल लाइंस देखते हो आप लोग, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, ये सब जो देखते हैं वो कैसी आती है? जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से दूसरा घर में कूदता है, ठीक है ना, अंडरस्टूड। तो ये जोहान बार्बर का फॉर्मूला था टू कैलकुलेट वेव नंबर व्हिच इज इक्वल टू 109677 1/2² मतलब दूसरे घर में कूदा माइनस 1/n², n इज ऊपर वाले घर से कूदा है, तो n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 होगा क्या? सर 3 से होगा। Yes, 3 से वैल्यू होगा 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी से भी हो सकता है। क्यों 3 से होगा? क्योंकि भैया इसको गिरना है दूसरे वाले घर में, तो दूसरे वाले फ्लोर पे आपको गिरना है। एक पल के लिए समझ लो, दूसरे वाले फ्लोर पे गिरना है तो फर्स्ट फ्लोर से गिर के तभी आप सेकंड फ्लोर पे आ सकते हो, नहीं फर्स्ट फ्लोर से गिर के तो आप सेकंड फ्लोर पे कभी नहीं आ सकते। तो गिरना है तो ऊपर से गिरोगे, थर्ड फ्लोर से गिरो, फोर्थ फ्लोर से गिरो, है ना। तो दूसरे घर में गिरने के लिए या तो तीसरा घर से गिरना है या चौथा या पांचवा, उससे आगे, ठीक है। तो जोहान बाल्मर ने जो लाइंस आइडेंटिफाई किए वो विजिबल लाइंस थे एंड आर नोन एज बाल्मर लाइंस, ठीक है ना। ये जोहान बाल्मर के रेस्पेक्ट में ये सारे विजिबल लाइंस जो आते हैं दूसरे घर में कूदने के कारण, उनको बोला जाता है बाल्मर सीरीज लाइंस। क्या बोला जाता है उनको? बाल्मर सीरीज लाइन। यदि क्वेश्चन पूछा जाए द विजिबल लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आर नोन एज डैश लाइंस, आर नोन एज बाल्मर सीरीज बाल्मर लाइंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द साइंटिस्ट जोहान बाल्मर, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये फॉर्मूला तो जोहान बाल्मर ने पहले ही दे दिया, रिडबर्ग से पहले का फॉर्मूला है, पर रिडबर्ग आया कुछ दिनों बाद। रिडबर्ग ने बोला कि जोहान बाल्मर का फॉर्मूला वेल एंड गुड, बहुत सही है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, पर क्या इलेक्ट्रॉन सिर्फ दूसरे ही घर में कूदेगा? वो पहला घर में भी कूद सकता है,
वो तीसरा घर में भी कूद के रह सकता है, फोर्थ घर में भी कूद के रुक सकता है। तो जोहान बाल्मर का मैथमेटिकल फॉर्मूला को रिडबर्ग ने थोड़ा करेक्ट किया और उस फॉर्मूला को उन्होंने दिया, वेव नंबर इज इक्वल टू 109677 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है ना, वो सेम फॉर्मूला r z स्क्वायर जो था ना, r अब z में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हाइड्रोजन की कहानी की बात है। ओके, 109677 r z 1 होती है 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। क्यों सेंटीमीटर इनवर्स? क्योंकि वेव नंबर का यूनिट होता है सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, n1 क्या है? लोअर एनर्जी and this one is higher energy. तो रिडबर्ग ने सही बोला, सिर्फ दूसरा घर में थोड़ा कूद के रह सकता है इलेक्ट्रॉन, पहला घर में भी हो सकता चल जाए, तीसरा घर में भी जाके वो रुक जाए, चौथा घर में भी जाके रुक जाए, ऐसा हो सकता है। तो रिडबर्ग ने इस फार्मूला को करेक्ट किया एंड दिस फार्मूला इज नोन एज रिडबर्ग फार्मूला, जो मैंने थोड़ा देर पहले आपको डिराइव करके दिखाया। ओके, उसके बाद रिडबर्ग ने एक चार्ट दिया, एक चार्ट। ओके, उसमें कुछ वैल्यूज थे, वो चार्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले आपको कोई डाउट है यहाँ पे तो आप उससे पूछो। देखो, इस टॉपिक से थोड़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसी को कोई डाउट कि मैं आगे बढ़ूं? बढ़िए सर, आगे बढ़िए। समझ आ गया? चलो, देखो, N1 इज लोअर एनर्जी लेवल, जहां इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। मानो इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी लेवल में जंप किया है, पहला घर बोले तो ग्राउंड स्टेट में जंप किया है, तो वो कहां से जंप कर सकता है? दूसरा से, तीसरा से, चौथा से, पांचवा से, डॉट 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 इंफिनिटी। ठीक है ना? तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन हायर घर से ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा तो वो जो लाइंस आएंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा में, उन लाइंस को हम लोग बोलेंगे लाइमन सीरीज लाइन। क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज लाइंस। क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज लाइन। अंडरस्टूड? पहला घर में कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर एनर्जी लेवल से, तो जो आती है लाइन स्पेक्ट्रम, उसमें जो लाइंस आएगी उसको हम लोग बोलेंगे लाइमन सीरीज लाइंस। ठीक है ना? लाइमन सीरीज लाइन किनको बोलेंगे? वो लाइंस जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के फिल्म में आएगा जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर से पहला घर में। ठीक है ना? और ये जो रेडिएशंस होते हैं, जिन रेडिएशन के कारण ये लाइन आती है, वो रेडिएशन होगी अल्ट्रावायलेंट। अल्ट्रावायलेंट रीजन के वो लाइंस होंगे। ध्यान दो, देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। यदि पहला घर में कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी लेवल से, तो जो रेडिएशंस निकलते हैं वो अल्ट्रावायलेंट रीजन के रेडिएशन होते हैं। दूसरा तो आप लोग को मालूम ही है, बाल्मर दूसरा घर में यदि जंप करेगा तो विजिबल वाले लाइंस आते हैं। तो कहां से जंप करेगा? तीसरा से, चौथा से, पांचवा से, डॉट डॉट इंफिनिटी से। ठीक है ना? तो वो आएगी विजिबल वाली। ठीक है ना? जो लाइन आपको दिखती है, हाइड्रोजन वाले में दिखा था ना, वायलेंट, ब्लू, ग्रीन, रेड, ये विजिबल लाइंस थे। ठीक है ना? इनको हम लोग क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज लाइन। ठीक है? और यही तो होते हैं विजिबल वाले। अंडरस्टूड? विजिबल की रेंज होती है 400 से 750 नैनोमीटर के बीच में। अब यदि कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से तीसरा घर में जंप किया, वो कहां से जंप कर सकता है? इंफिनिटी से जंप कर सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं पाश्चन
सीरीज लाइन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाश्चन सीरीज लाइन, और ये होती है इंफ्रारेड रीजन की। ठीक है ना, कितनी इंटरेस्टिंग है। तीसरा घर में कूदा इलेक्ट्रॉन, यदि थर्ड सेल में कूदेगा कोई हायर एनर्जी लेवल से, तो पाश्चन सीरीज लाइंस आएंगे, और वो होगी इंफ्रारेड रीजन वाली लाइन। ब्रैकेट, यदि चौथा में कूदेगा, कहां से कूद सकता है, पांचवा, छठा, सातवां, डॉट 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 इंफिनिटी से, ये भी होगी इंफ्रारेड की। ठीक है ना। डिफाइंड, यदि पांचवें घर में कोई कूदता है, कहां से, छठा, सातवां, आठवां, छठा, सातवां, आठवां, डॉट 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 इंफिनिटी से, ये भी इंफ्रारेड की होगी। ठीक है ना। तो रिडबर्ग ने एक चार्ट दिया, उस चार्ट में सारा कहानी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन पहला घर में जंप करेगा तो जो रेडिएशंस होंगे अल्ट्रावायलेंट होंगे, दूसरा घर में विजिबल होंगे, तीसरा घर में इंफ्रारेड, चौथा भी इंफ्रारेड, पांचवा में जंप करेगा तो भी इंफ्रारेड, छठा में भी जंप करेगा तो होते हैं हम्फ्री सीरीज लाइंस होते हैं, इत्यादि बहुत सारे होते हैं, बट आपको नहीं पढ़ना, दैट इज क्वाइट बियॉन्ड आवर सिलेबस। हम लोगों को सिर्फ पांचवें घर तक के जंप के बारे में पढ़ना, ठीक है ना। गॉट इट। अब मैं आपको एक छोटा सा इमेज दिखाता हूं, जिस इमेज से आपका आइडिया थोड़ा सा क्लियर होगा कि ये जंप किस प्रकार की है। अच्छा, इमेज सबको दिख रही है कि ज्यादा छोटी है, इमेज दिखाई दे रही है? यस सर, यस सर। देखो यस सर। आप देखिएगा, ध्यान, इमेज को ध्यान से देखिएगा। देखो, जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 में जंप कर रहा है, आप सभी को दिख रहा है n इक्वल टू 1 में जंप कर रहा है, तो 1 में वो कहां से जंप कर सकता है, 2 से जंप कर सकता है, 3 से जंप कर सकता है, 4, 5, 6 से जंप कर सकता है। तो देखो ये 1 में जंप किया है, तो 1 में क्या आई, लाइमन सीरीज लाइन आई, और लाइमन सीरीज लाइन जो होती है वो अल्ट्रावायलेट, ठीक है ना। अब देखो एक इंटरेस्टिंग है, एनसीईआरटी की ये इमेज है, और एनसीईआरटी ने बहुत खूबसूरती से इस इमेज को बनाया है। बाल्मर सीरीज लाइन कहां होता है, जब दूसरा घर में कूदता है, और दूसरा घर में कहां से कूद सकता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा इत्यादि से कूद सकता है, ठीक है ना। अब इसकी सबसे मजेदार पार्ट ये है कि एनसीईआरटी ने एग्जैक्टली सबका कलर दिखाया है। देखो, N3 से कूदा, N2 में कूदा, तो एनर्जी की डिफरेंस क्या होगी, सबसे कम होगी कि नहीं। N2 से N3 की एनर्जी जो होगी सबसे कम होगी, तो इसलिए देखो जब N3 से N2 में कूदा है तो रेड लाइन मिली है। क्यों? क्योंकि जो रेड की फ्रीक्वेंसी होती है वो मिनिमम होती है, और रेड की फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम होगी तो रेड की जो एनर्जी होती है वो भी मिनिमम होती है, इसलिए सबसे सामने वाले घर से जंप किया है तब रेड लाइन आई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऊपर हायर में तो ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वायलेंट, ऐसे दिखाया, बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाया है एनसीईआरटी में, ठीक है ना। और फिर आप पाश्चन सीरीज देखो, तीसरा में कूदा, तो तीसरा में कूदा है तो पाश्चन सीरीज लाइन, इंफ्रारेड, और उससे ऊपर से कूदेगा तो ब्रैकेट, फंड, ऐसे सारे आएंगे। और ये भी देख रहे हो N1 और N2 में एनर्जी गैप काफी है, ये डिफरेंस कितनी की है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? सर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिफरेंस है, ठीक है ना। चलो, तो आई सपोज आप लोगों को ये इमेज से आइडिया क्वाइट क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरह जंप करते हैं, ठीक है ना। और रेड वाला है, देखो कितना अच्छा से एनसीईआरटी ने बनाया रेड कलर से उसको, कि सबसे सामने से जंप करेगा तब ना सबसे कम एनर्जी होगा, और सबसे कम एनर्जी किसका होता है, रेड का होता है। तो इसलिए पहला घर मतलब सबसे सामने वाले घर से जंप किया तो रेड निकला। तो रेड कौन सा घर से जंप करने से आएगा, सर 3 सेकंड वाले से कि थर्ड वाले से? रेड आएगा जब थर्ड वाले से सेकंड वाले में जंप करेगा, है ना। सेकंड में जंप करने से विजिबल आती है, और विजिबल में जो सबसे कम होगी, तीसरा घर से जंप करेगा तभी ना, तीसरा से दूसरा जंप करेगा तो रेड लाइन, ठीक है ना, क्योंकि सबसे एनर्जी कम है। तो
इस आइडिया में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं समझा देता हूँ, नहीं तो देख लो। मानो ये n इक्वल टू 2 है, ठीक है ना, इसमें कभी भी जंप होगा तो हम लोगों को क्या आएगी, कौन सा लाइन आएगा, n इक्वल टू 2 में जंप होगा, Riemann series. विजिबल Lyman लाइन। series. अब मानो ये n इक्वल टू 3 है, ये n इक्वल टू 4 है, ये डिफरेंस ज्यादा होगा एनर्जी का कि ये डिफरेंस ज्यादा होगा एनर्जी का, ए वाला ज्यादा, सर पहला वाला कम होगा, ए वाला दूसरा वाला ज्यादा ज्यादा होगा। ए वाला है, ए वाला एनर्जी का डिफरेंस कम है कि नहीं? Yes, और sir. आप सभी को Yes, sir. मालूम है कि ब्लड की एनर्जी जो होती है वो मिनिमम होती है। तो एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब सबसे सामने वाले घर से जंप करेगा। तो सबसे सामने वाले घर कौन सा है, तीसरा से, तो तीसरा से दूसरा में जंप किया तो आई, है ना? तो ये आइडिया क्लियर होनी चाहिए, अच्छी चीज है, एनसीईआरटी ने मेंशन की। और एनसीईआरटी एक बहुत अच्छी बुक है जिसको सबको, सारे बच्चे, यदि कोई हाई एग्जाम निकालना है तो एनसीईआरटी को 2 से 4 से 5 बार पढ़ना है मिनिमम, ओके, तभी समझ आएगी। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चंस किस तरह का पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। लैम्डा मैक्स या लैम्डा मिन कैलकुलेट करने के क्वेश्चंस आते हैं, काफी अच्छी लेवल की क्वेश्चन आती है, यदि इस सेक्शन से क्वेश्चन आता है तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिन निकालने बोला जाता है। तो चलो हम लोग देखते हैं पहले लैम्डा मैक्स का काम। ये फॉर्मूला सबको याद है कि भूल गया? याद है सर. याद है। याद है. अब देखो, मैं लैम्डा का वैल्यू यदि मैक्सिमम रखूं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, ये मैक्सिमम होगा तो ये क्या होगा, मिनिमम. कम होगा। सिंपल सी बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब क्या है, ये सबसे ज्यादा तो ये सबसे कम, है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल सब जानते हैं। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो एनर्जी की वैल्यू मिनिमम, ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट लगाना है बस। अब देखो, एनर्जी मिनिमम चाहिए। अब आपको बोला लाइनन सीरीज का निकालिए लैम्डा मैक्स, लाइनन सीरीज का बोला लैम्डा मैक्स निकालिए। तो लैम्डा मैक्स मतलब एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। एनर्जी मिनिमम कब होगी, n1 है, n2 है और n3 है, n4 है। तो एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब सबसे सामने वाले घर से जंप करेगा, है कि नहीं? लाइनन तो जब आती है जब पहले घर में जंप करता है, और सबसे कम एनर्जी कब मिलेगा, जब दूसरा से पहला में जंप करेगा, ठीक है ना? तो लाइनन सीरीज में यदि आपको निकालने बोल दिया कि लैम्डा मैक्स निकालिए, तो लैम्डा मैक्स जब आपको निकालने बोलेगा तो n1 का वैल्यू क्या लोगे, n2 का वैल्यू क्या लोगे, जल्दी से बताओ। से n1 1 होगा और n2 होगा 2। यस, क्योंकि सबसे सामने से जंप करना है। ध्यान दें, इस इक्वेशन को समझो, लैम्डा मैक्स निकालने बोला है। लैम्डा मैक्स मतलब एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। एनर्जी मिनिमम जब सबसे सामने वाले घर से खुलेगा, सबसे सामने वाला घर दूसरा है, दूसरा से पहला में खुलेगा, तो लाइमन सीरीज की लैम्डा मैक्स आएगी। यदि बाल्मर सीरीज का निकालने बोलेगा लैम्डा मैक्स को, n1 क्या होगा, सर 2. 2 2 और n2 क्या होगा, 3 3. वैसे ही क्वेश्चन का n1 3 और n2 4। कोई दिक्कत नहीं, तीसरा में कूदता है तो क्वेश्चन आती है, तीसरे काम चौथा से कूदना। अंडरस्टूड? तब लैम्डा मैक्स होती है। अंडरस्टूड? अब देखिए लैम्डा मिन पूछ लिया जाए।
लैम्डा का वैल्यू मिनिमम, तो एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम 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 ठीक है ना। ठीक है, अब लाइनमेट की बात हो रही है, लैम्डा मीन निकालना, लैम्डा मीन निकालना है लाइनमेट का। लैम्डा मीन मतलब एनर्जी मैक्सिमम, तो एनर्जी मैक्सिमम यहां से यहां जंप करेगा कि इंफिनिटी से जंप करेगा तब। सर infinity। बड़ा वाला है नीचे लेवल से छोटा वाला। हाँ, इंफिनिटी से जंप करेगा, सबसे दूर से जंप करेगा, है ना, तब होगी एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम, और एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो लैम्डा की वैल्यू मिनिमम होगी। तो आपको क्या निकालना है, जब आपको लैम्डा मीन निकालना है लाइनिंग सीरीज का, तो n1 होगा आपका 1 और n2 क्या होगा, इंफिनिटी, इंफिनिटी से जंप करवाना, ठीक है ना। वहीं बाल्मर का n1 होगा 2 और लैम्डा n n1 N1 2 2 और N2 n2 infinity। infinity. वेरी गुड, चलो बच्चा लोग समझ रहे हैं, वेरी गुड। तो आई सपोज ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहनी चाहिए। देखो बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, मतलब एक्चुअली रटवा दिया जाता है इस चीज को, तो रटना नहीं है। केमिस्ट्री बदनाम है रटने के लिए, केमिस्ट्री रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है, पहली बात मैं बोल रहा हूँ। समझो ना भैया, लैम्डा मैक्स है तो एनर्जी मिनिमम होगी, तो एनर्जी मिनिमम सबसे सामने वाला जंप से, मैक्सिमम होगा तो सबसे दूर से जंप करो, कहानी खत्म है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि लैम्डा मैक्स लैम्डा मीन निकालो। देखो आईआईटीज में या जो भी नीट के एग्जाम्स होते हैं, उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का भी टेस्ट होता है, भाषा का भी टेस्ट होता है। वहां पे लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, और लैंग्वेज जो ट्विस्ट करते हैं तो बच्चा फंस जाता है लैंग्वेज में, भले उसका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है पर लैंग्वेज में फंस जाता है। तो कुछ जो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं लैंग्वेज ट्विस्ट करके, मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपसे पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज, मतलब कोई भी सीरीज का लॉन्गेस्ट लाइन निकालने बोलेंगे, तो भैया जब भी लॉन्गेस्ट लाइन निकालने बोलेगा ना, तो आप लैम्डा मैक्स निकाल सकते हैं। जब भी पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट लाइन निकालने तो लैम्डा मैक्स निकालना है, और लैम्डा मैक्स आपको मालूम ही है कि एनर्जी मिनिमम है, मतलब सबसे सामने वाले घर से जंप करवाना, ठीक है ना। यदि आपको लाइनमैन के लिए बोल दिया लैम्डा मैक्स निकालने, तो एनर्जी की वैल्यू मिनिमम है, ठीक है ना। तो कहां से कहां जंप करवाना पड़ेगा, n2 हो जाएगा 2 और n1 हो जाएगा 1, ठीक है ना। लैम्डा मैक्स निकालना, क्वेश्चन में देगा लॉन्गेस्ट लाइन, यदि लिख देगा शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज, कोई भी सीरीज, मतलब लाइनमैन दे दिया, बाल्मर दे दिया, इत्यादि कुछ भी दे दिया, तो आपको निकालना है लैम्डा मीन। लैम्डा मीन मतलब एनर्जी मैक्स, मतलब सबसे दूर से जंप करवाना है इंफिनिटी से, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज बोलेगा तो आपको लैम्डा मैक्स निकालना है। क्या निकालना है, लैम्डा मैक्स, मतलब एनर्जी का वैल्यू मिनिमम सबसे सामने वाले घर से। फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन और लिमिटिंग लाइन, इसको लिमिटिंग लाइन भी लिख देता है, लास्ट लाइन और लिमिटिंग लाइन, और लैम्डा मीन निकालना। एनर्जी मैक्सिमम मतलब सबसे दूर से जंप करना। तो याद रखने का तरीका देखो, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, फर्स्ट, लास्ट, ऐसे लैम्डा मैक्स लैम्डा मीन लैम्डा मैक्स लैम्डा मीन, पैटर्न में दिमाग में बैठा दो, लॉन्ग शॉर्ट फर्स्ट लास्ट, मैक्स मीन, ठीक है ना। फिट कर दो। आई सपोज आइडिया क्लियर होगी। तो ये तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम की पूरी कहानी हुई। आगे कुछ और बताना है, छोटा सा क्वेश्चन है, मिटा दो।
बनाएगा? कौन बनाएगा इसको? कैलकुलेट लैम्डा ऑफ थर्ड लाइन ऑफ पास्कल सीरीज फॉर He प्लस। Calculate lambda of third line of Pascal series for He plus. तो बना सकता है? देखो पूरा सॉल्व करने का r का वैल्यू डालने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट r के साथ ही बना लो। थोड़ा मैं पानी पीता हूँ, ठीक है ना? नहीं, अरे लाइमन, बाल्मर, पास्चन, मतलब तीसरे घर में खोजना है, ठीक है ना? तो n इक्वल टू 3, ठीक है? पहला लाइन क्या होगा? 4 से कूदेगा, दूसरा लाइन 5 से कूदेगा, तीसरा लाइन 6 से कूदेगा, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, सिक्स्थ घर से कूदना है आपको। ओके, तो कहानी तो सिंपल सी है। कैलकुलेट लैम्डा सर आ गया सर, सर आ गया। बताओ, आ गया? तो 1 बाय लैम्डा सबको मालूम है, r z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। तो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू r, z की जगह पे क्या लोगे? 2 स्क्वायर 4, 1 बाय n1 स्क्वायर, तो 1 बाय n1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, और कूदेगा कहाँ? छठा घर पे, तो 1 बाय 1/60 बना लोगे, सॉल्व कर सकते हो आसानी से। सिंपल ये सी सर क्वेश्चन 3 है, आ रहा है। वो सॉल्व कर दो आप, ठीक है ना? कर लो। 3 नहीं आएगा, लैम्डा तो r का ही वैल्यू होगा। Total number of lines of any series. Total number of spectral lines. Total कितने spectral lines निकलेंगी जब एक जगह से दूसरा जगह जंप करेगा, ठीक है ना? Total number of spectral lines, कितने सारे lines होंगे जब एक इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल जंप करेगा, ठीक है ना? सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी लेवल n से ग्राउंड स्टेट, ठीक है? हायर एनर्जी लेवल n से ग्राउंड स्टेट में जंप करता है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 बाई 2, ठीक है ना? n का मतलब होता है जो घर से जंप कर रहा है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिमाग में रखना है। ये फॉर्मूला कहां से आई आपको कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, जस्ट ये फॉर्मूला दिमाग में रखना। टोटल नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 बाई 2। सपोज करो पांचवें घर से पहले घर में कूदता है, ठीक है ना? पांचवें घर से पहले घर में, ग्राउंड से 0 पद ले लेना, पांचवें घर से पहले घर में कूद रहा है, तो कितने नंबर ऑफ टोटल लाइंस आएंगे? फॉर्मूला में डालो 5 इंटू 5 माइनस 1 बाई 2, 2 1 जा 2 2 जा 5 माइनस 1 4 होता है, 2 2 जा 4, ठीक है ना? 5 2 जा 10 लाइंस आएंगे, 10 स्पेक्ट्रल लाइंस होंगे यदि कोई पांचवा घर से पहला घर में कूदेगा। अंडरस्टूड? और फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1 बाई 2। बट ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लागू है जब कोई ग्राउंड स्टेट में कूद रहा है, और ये जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ ग्राउंड स्टेट में कूदेगा, हायर घर से भी कूद सकता है। तो ये है फॉर ग्राउंड स्टेट। एक और फॉर्मूला आता है फॉर एनी जंप, कोई भी जंप के लिए, फॉर एनी जंप वो फॉर्मूला है, मानो
N1 से, या ऐसे समझो, N2 से N1 कूद रहा है, कोई हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में कूद रहा है, ठीक है। तो इसकी फॉर्मूला होती है टोटल नंबर ऑफ लाइन के del n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। अब del n क्या होता है, del n इज इक्वल टू n2 माइनस n1, ठीक है ना। del n होती है n2 माइनस n1, ठीक है। अब देखिए ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला है, ओके। फॉर एनी जंप तो क्या करना है, del n n2 माइनस n1। चलो मैं निकालता हूँ, पांचवा से तीसरा ग्रेड में कूद रहा है, ठीक है ना, पांचवा से तीसरा ग्रेड में जंप कर रहा है, तो पांचवा से तीसरा, तो del n का वैल्यू कितना आ गया, del n का वैल्यू कितना आएगा 5 2। 2 तो आप कैसे आएगा देखो, 2 del n के जगह में 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 गया 3 लाइंस, ठीक है ना, 3 लाइन आएंगे टोटल। और ये फॉर्मूला इक्वली लागू होता है फॉर एनी जंप। यदि आप इसको ऐसे भी निकालोगे कि 5 से पहला को भी निकालोगे तब भी ये फॉर्मूला चलेगा। कैसे चलेगा देखो, 5 में से 1 गया तो कितना होगा 4, तो 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाय 2 5 2 जा 4 1 प्लस 1 5 5 2 जा 10 लाइंस। तो इस फॉर्मूला में भी आया था 10 लाइंस, इधर भी आया 10 लाइंस। तो ये कोई भी जंप के लिए लागू है, ओके, कोई भी जंप के लिए n2 और n1 के बीच में। अब ज्यादा अच्छा है कि आप इस फॉर्मूला को याद करने की जगह में सिर्फ यही फॉर्मूला याद कर लो तो आपका काम निकल जाएगा, ठीक है। क्यों 10 फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये फॉर्मूला बताने का यही रीजन है, कभी एग्जाम में पूछ देता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जंप फ्रॉम हायर टू ग्राउंड स्टेट, और ऑप्शन में यदि ये वाला नहीं दिया और ये वाला ऑप्शन में दिया तो बच्चा तो फंस जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला मैं आपको बता दिया कि कभी बाय चांस आ जाए तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में तो रहेगा, बट लाइंस निकालने के लिए आप यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करें, ठीक है ना, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे एक छोटी सी लॉजिक छिपी हुई है कि ये तो निकल रही है टोटल नंबर ऑफ लाइंस, टोटल। अब ये कौन सा सीरीज का है ये हमें पता नहीं चल पाएगा कि बाल्मर सीरीज का लाइन है कि लाइमन सीरीज का है कि पार्क्सन सीरीज का है, वो टोटल लाइंस हमें पता चल रहा है इसमें। और यदि हमको पता करना है कि कौन से सीरीज का है तो एक सिंपल फॉर्मूला आप लगाओ, इसको बिठा रहा हूं। स्पेक्ट्रल लाइन of a given series। देखो, मानो आप एग्जाम में फॉर्मूला भूल गए, मानो एग्जाम में फॉर्मूला भूल गए, पर भूलने का फॉर्मूला है ही नहीं, del n इज इक्वल टू del n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, है ना, बहुत इजी फॉर्मूला है। पर स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ अ गिवन सीरीज निकालने बोला कि लाइमन का है कि बाल्मर का है, पास्टन का है, तो कैसे निकालना देखो। मानो 5वें से कूदा ग्राउंड स्टेट में, ठीक है ना, 5वें से ग्राउंड स्टेट में कूदा, तो 5वें से वो कहां कहां कूद सकता है, चौथा में, तीसरा में, दूसरा में, पहला में, ठीक है ना। और चौथा में मानो जाके रुका तो फिर चौथा से कहां कहां कूद सकता है, तीसरा में, दूसरा में, पहला में, ठीक है। फिर तीसरा में जाके रुका तो तीसरा से कहां कहां, दूसरा में, पहला, और दूसरा से पहला में, पहला से फिर जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, तो एक सिंपल लॉजिक है, पांचवा से कहां कहां कूदेगा, चौथा से कहां कहां कूदेगा, तीसरा से कहां कहां, दूसरा से कहां कहां। तो यदि आप फॉर्मूला भूल भी गए तो आप डायरेक्ट ऐसे निकालो, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फॉर्मूला से भी तो वही आ रहा था तो ऐसे भी आ गया 10। फॉर्मूला भूल जाओगे तो ये काम कर सकते हो आप, सिंपल सी लॉजिक है, ओके, अंडरस्टूड। अब देखना है नेक्स्ट यहाँ पे कहानी कि बोला गया है ऑफ अ गिवन सीरीज, बोला कि लाइमन सीरीज के कितने लाइन है, लाइमन सीरीज के कितने लाइन है, पहला घर में जंप होने से लाइमन आता है, पांचवा से डायरेक्ट पहला में जा सकता है, चौथा से पहला, तो लाइमन सीरीज के 1 2 3 4 लाइन हो सकते हैं, ओके। बाल्मर सीरीज के
1 2 3 लाइन। ओके, तो ऐसे 500 भी निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला भूल जाओ तो इसका कहानी लगाओ, या यदि आपको पूछा गया ऑफ अ गिवन सीरीज, तो ऑफ अ गिवन सीरीज का निकालने के लिए आपको यही दिमाग लगाना पड़ेगा, उससे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पता चलेगा। गॉट इट? आई सपोज द आइडिया इज क्लियर। बनाओ, क्वेश्चन है number of visible line when electron jump from n equal to 7 to ground state. Sir, none, sir. None of this. None of this. None of None of this, sir. चलो देख लेते कैसे। 7वें से जंप करेगा तो कहाँ, छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, वैसे ही छठा निकाल सकते हो। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं क्या बनाऊं, सब निकाल सकते हैं इसको, ठीक है ना, वेरी सिंपल क्वेश्चन। An absorption spectrum of lowest frequency in hydrogen atom. An absorption spectrum of lowest frequency in hydrogen atom. तो पहला है N1 to n equal to 2, N3 to n equal to infinity, N5 to n equal to 3, N4 to n equal to 2. चलिए बनाइए। An absorption spectrum of lowest frequency in hydrogen atom. Sir, n is equal to 4 to n is equal to 2. Fourth कौन now. पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन? Sir, चौथा. 4 numbers. नहीं बेटा, 4 क्या लॉजिक से बोल रहे हो, लॉजिक गड़बड़ है। दिमाग लगाओ। E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, न्यू मिनिमम तो एनर्जी भी मिनिमम। Sir, first option. कौन सा? First. फर्स्ट ना, देखो लॉजिक मैं बता रहा हूं और दिमाग लगाना घर में। पहली तो बात है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्ब किया है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करेगा, जब एब्जॉर्ब करेगा तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाएगा। एब्जॉर्ब किया, जब अंदर लिया है तो लोअर से हायर जाएगा, ये सीधी सी बात है। लोअर से हायर जाएगा तो ये तो हायर टू लोअर है, ये ऑप्शन तो खत्म है, ये भी हायर टू लोअर है, ये ऑप्शन खत्म। तो बस तो गया यही दो, ठीक है ना। अब ये दो में दिमाग लगाना, ये दो में दिमाग लगाओ। चलो सेकंड नंबर होगा सर। यस, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा, बताओ? विवेक सर। विवेक, वेरी गुड। देखो बेटा, ये मानो तीसरा घटक, ठीक है ना, ये वाला, अरे पहला घटक, ये मानो पहला घटक, ये दूसरा घटक, ये तीसरा घटक, और ये वाला इंफिनिटी वाला।
ठीक है ना, वो लास्ट वाला इंफिनिटी वाला जो आपको मालूम है कि पहला और दूसरा घर का जो एनर्जी गैप है वो 10.2, ये सबको मालूम है। पहला और दूसरा घर का जो एनर्जी गैप है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तीसरा का कितना है -0.85 होता है ना एनर्जी, Yes, sir. 0.85 ही होगा। ओके, दिस वन इज Yes. 10.2, इसकी सॉरी इसकी कितनी होती है 13.6, 3.4 है कि नहीं, ये Yes. 1.51 होगा बेटा, -1.51, तीसरा का 1.51 होता है, याद है कि नहीं? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तीसरा का 1 -1.51, चौथा का 0.85, ऐसे निकालते हैं। तो फर्स्ट वन इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबको याद होना चाहिए ये वाला। दूसरा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथा तीसरा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना मिनिमम याद होना चाहिए। तो -1.51 और इंफिनिटी का तो एनर्जी क्या होता है 0 होता है। अब इससे इसको माइनस करो, 0 माइनस -1.51, तो कितना आएगा 1.51 आएगा। तो इंफिनिटी और यहाँ का गैप तो +1.51 ही करना होगा। तो एनर्जी मिनिमम है, तो एनर्जी मिनिमम कहां से आ रही है, जब वो तीसरा घर से इंफिनिटी जा रहा है तब एनर्जी मिनिमम है, ये वाला ऑप्शन। क्योंकि पहला से दूसरा में तो बहुत ज्यादा है ना, 10.2 है। एक ट्रिकी क्वेश्चन थी, अच्छी क्वेश्चन, जिनको समझ नहीं आया तो थोड़ा दिमाग लगाएगा इस क्वेश्चन पे। तो ये टॉपिक तो खत्म हो यहाँ पे, आप आगे तो स्टार्ट करने कोई फायदा नहीं है नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक को देखेंगे, पर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और नेक्स्ट क्लास जो आएगी बेटा, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, क्योंकि वहां पे जो एटम का आपका सोच है, ये एटम के बारे में आप जो सोचते हो कि इलेक्ट्रॉन डेफिनेट एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट करती है, के सेल, एल सेल, एम सेल, पर्टिकुलर एकदम फिक्स्ड जगह है, रेडियस फिक्स्ड है जहां जहां इलेक्ट्रॉन घूमता है, वेलोसिटी फिक्स्ड है इलेक्ट्रॉन का, ये सारी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगी। क्योंकि एटम का एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि आपको मालूम है कि बोर का लॉजिक फेल हो चुका था, मैंने बताया था आपको बोर का लॉजिक फेल हो चुका। तो नेक्स्ट क्लास एटम के बारे में आप लोगों को एक अच्छी चीज पता चलेगी कि एटम की इलेक्ट्रॉन जो एटम में होता है वो ऐसे फिक्स्ड जगहों पे नहीं होता है, उसकी वेलोसिटी फिक्स नहीं होती है। ओके, एक नया मॉडल ऑफ एटम हम लोग देखेंगे, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एटम। ओके, तो आज के लिए थैंक यू। कोई डाउट है तो पूछो बेटा। और किसी को कोई, सुनो एक मिनट, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा किसी को समझने में? No, sir. समझ आ रही है ना? No, देखो sir. बेटा, आप Yes. एक ही दिक्कत हो सकता है, आप यदि लास्ट पिछले वाला क्लास को नहीं देख के आओगे तो आगे वाला क्लास आपको समझने में दिक्कत। तो ये थोड़ा सा लॉजिक में रखना है कि कोई बच्चा एकदम नया बैठ रहा है तो पुराने लेक्चर्स को देख के आओ। ओके, क्योंकि अब तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स देखेंगे, और क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बोला जाता है तो अच्छे अच्छे केमिस्ट, अच्छे अच्छे फिजिक्स किसी को नहीं समझ आता है। क्वांटम मैकेनिक्स ऐसी चीज है जिसके बारे में हम लोग सिर्फ मतलब जितनी जनरलाइज समझ है उतनी ही पकड़ के चलते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स को पूरी तरह से समझना ये अच्छे अच्छे साइंटिस्ट के समझ के बाहर है। पर हम लोग बहुत ही कॉन्सेप्ट के तरीके में और बहुत ही लीनियरली मूव करके क्वांटम मैकेनिक्स को समझने की कोशिश करेंगे और मॉडर्न एटम का रूपरेखा देने की समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, मिलते हैं। चलो, थैंक यू।